तो ध्यान से देखो कि नर्व सिस्टम तंत्रिका जो तंत्र है, सबसे पहले तो यदि हम बात करें कि हमारा जो नर्व सिस्टम है यानी कि एक तंत्र है और इस तंत्र को बनाने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन्स पाए जाते हैं। हमारा जो नर्व सिस्टम है ये किससे मिलके बना होता है? नर्व सेल से। किससे मिलके बना होता है? नर्व सेल। और इस नर्व सेल को हम हिंदी में क्या कह देते हैं? तंत्रिका कोशिका। नर्व सेल को हम किस नाम से जानते हैं? तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। अब देखो कि ये जो नर्व सेल है, ये नर्व सेल कैसे काम करती है, नर्व सिस्टम में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो यदि मैं नर्व सिस्टम की बात करूं तो यहां हम दो प्रकार के ऑर्गन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट हम पढ़ेंगे ब्रेन को, और ब्रेन को आप क्या बोल सकते हैं? मस्तिष्क। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्रेन। लगता होगा कि मैडम ये तो बहुत हार्ड है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, तो ब्रेन या मस्तिष्क की बात करेंगे। और दूसरा अगर हम नर्व सिस्टम में पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड को हम क्या कहते हैं? मेरु रज्जु कहते हैं। और यदि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात की जाए तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या होगा? ब्रेन होगा, मस्तिष्क होगा। तो ध्यान से देखो, इस ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। और वो कुछ नए जो फैक्ट हैं, जो नए जो पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको ऐड करवाऊंगी। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? उन चीजों को ऐड करते जाना, या फिर मुझे बोल देना कि मैडम स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपको साइड दे दूंगी स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो अब सामने देखो कि सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा भाग है ब्रेन। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, नर्व सिस्टम है, ये किससे मिलके बना है? तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा हमारा ब्रेन। ब्रेन यानी कि हम क्या कह सकते हैं? मस्तिष्क। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में। तो ध्यान से सुनो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स, कुछ ऐसे तथ्य जो हमारे ब्रेन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओम सिंह भाटी जी रुको। तो यदि हम ब्रेन की बात करें, मस्तिष्क का जो पहला फैक्ट है, देखो कहा जाता है, कहा क्या जाता है, कई बुक्स में भी ये बात हमें पता चली है कि आपने एक कंप्यूटर का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। सुना है किसी ने? सबने सुना होगा। सुपर कंप्यूटर का नाम सुना है। कहा जाता है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसकी जो कैचिंग कैपेसिटी है या फिर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सुपर कंप्यूटर भी ज्यादा होती है। अब आप ये मत बोलना मैडम आप ये क्या चीज पढ़ाने लग गए। तो आपको पहले इस ब्रेन को समझने से पहले इसके फैक्ट तो पता होना चाहिए। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है इससे भी ज्यादा जो कैपेसिटी है वो किसकी होती है? हमारे ब्रेन की होती है, हमारे मस्तिष्क की होती है। यानी कि ऑलरेडी हम कम से कम 100 सुपर कंप्यूटर हमारे माइंड में लेके चलते हैं। ऑलरेडी लगभग 100 सुपर जो कंप्यूटर है वो ऑलरेडी हमारे पास है। और वो किस रूप में पाए जाते हैं? ब्रेन के रूप में पाए जाते हैं, मस्तिष्क के रूप में पाए जाते हैं। देखो हमारा जो ये सुपर कंप्यूटर है ये एक बार में, ध्यान से सुनना, ये एक बार में 25,000 से 30,000, 25,000 से 30,000 जो इमेज होती है, इमेज समझ गए आप? 25,000 से जो 30,000 इमेज होती है, इन्हीं ही इमेज को एक बार में ये सुपर कंप्यूटर क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। यानी सुपर कंप्यूटर की यदि हम कैपेसिटी देखना चाहे तो एक सुपर कंप्यूटर कितनी इमेज को स्टोर कर सकता है? 25,000 से 30,000। लेकिन हमारा जो सुपर कंप्यूटर ब्रेन है, यदि हम हमारे मस्तिष्क की बात करें तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ब्रेन क्या करता है? लगभग 25 करोड़ इमेज, हमारा जो मस्तिष्क है वो लगभग 25 करोड़ इमेज को स्टोर कर सकता है। अब आप सोच लो यहाँ पे कि कितने सुपर कंप्यूटर हम ऑलरेडी हमारी बॉडी में लेके घूम रहे हैं। क्लियर है? जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है? 25,000 से 30,000 इमेजेस को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। लेकिन हमारा जो ब्रेन है, जो नेचुरली हम एक सुपर कंप्यूटर लेके घूमते हैं, वो लगभग 25 करोड़ इमेजेस को क्या कर सकता है? सेव करके रख सकता है। इसके बाद में देखो एक फैक्ट ये भी पता चला, दूसरा फैक्ट क्या पता चला कि एक दिन में हमारे ब्रेन में लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं। लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं, समझ गए होंगे।
यानी कि एक दिन में हमारे ब्रेन के अंदर जो थॉट्स की संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है? 70,000। इन 70,000 थॉट्स में से कुछ थॉट्स तो कैसे होते हैं? निगेटिव, और कुछ थॉट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब आपको इतना तो पता ही होगा, आपको इतना तो पता ही होगा कि मैडम 70,000 में से आजकल की जो जनरेशन है ना, तो 70,000 लगभग 75% भाग तो निगेटिव ही होता है, केवल जो 25% भाग बचा खुचा है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो एक दिन में हमारे ब्रेन के अंदर लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं। उन थॉट्स में से कुछ तो कैसे होते हैं? नेगेटिव, और कुछ कैसे होते हैं? पॉजिटिव। लेकिन कुछ एक बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनके सारे 70,000 ही नेगेटिव होते हैं, सारे के सारे 70,000 नेगेटिव, ऐसी बात है। तो आपको क्या करना है? आपके थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो 70,000 थॉट्स जो डेली हमारे माइंड के अंदर आते हैं, आपको पता होगा कि हमारा माइंड कभी क्या सोच रहा होता है, कभी क्या सोच रहा होता है, कभी क्या सोच रहा होता है, कभी हम किसी के बारे में निगेटिव सोच रहे हैं, कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं। ऐसी बातों के बारे में हमारा माइंड पूरे दिन बिजी रहता है। कभी अगर माइंड रुक गया तो फिर लाइफ रुक जाएगी। तो लगभग 70,000 जो थॉट्स है वो पर डे हमारे ब्रेन के अंदर आते हैं। तो दूसरा जो फैक्ट हमारे ब्रेन का है वो ये है। अब इसके बाद में देखो, क्लास को शेयर कर देना, मैं फिर से नहीं बोलूंगी, लास्ट बार बोल रही हूं, क्लास को शेयर कर देना ताकि मैं भी अच्छे से पढ़ा पाऊं आप लोगों को। इसके बाद में देखो कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, इस ब्रेन का अगर हम बात करें कि एक ह्यूमन, हमारे ब्रेन का यानी ह्यूमन एक मनुष्य ब्रेन का लाइफ टाइम की बात करूंगी मैं, लाइफ टाइम यानी पूरे जीवन काल में केवल और केवल 4% भाग को ही यूज करता है। आप लोग मैडम ऐसी क्या बात कर रहे हो? और उस हमारा जो ब्रेन जैसे 100% है, इसमें से 4% भाग ही एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में काम में लेता है। जो 96% भाग है वो तो वेस्ट ही जाता है। कैसे जाता है? वेस्ट ही जाता है। सुन रहे हो मेरी बात? एक ह्यूमन का जो ब्रेन है, क्योंकि सबसे डेवलप, सबसे विकसित जो ब्रेन होता है वो एक ह्यूमन में होता है, एक मनुष्य में होता है। तो एक ह्यूमन का जो ब्रेन है, इस ह्यूमन का जो ब्रेन है, ये अपने ब्रेन का, जैसे मान लो मेरा जो ब्रेन है, मैं अपनी लाइफ टाइम में उसका केवल 4% भाग ही यूज में ले सकती हूँ। 96% जो भाग है वो क्या होता है? यहाँ पे वेस्ट होता है। 96% भाग क्या होता है? वेस्ट होता है। अब देखो, आपने सुना होगा आइंस्टीन और न्यूटन के बारे में, सबने सुना है। न्यूटन के बारे में सुना होगा जिसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा जिसने E = mc², इस चीज के बारे में उसने समझाया था। ऐसा पढ़ा है आपने? कोई बात नहीं नीरज कुमार जी, देख लो, आपको क्लास देखनी है। अब देखो होता क्या है कि जो न्यूटन और आइंस्टीन थे, उन्होंने क्या किया था? अपने ब्रेन का 4.5% भाग यूज किया था। अब आप सोच के देख लो कि उन्होंने हमसे केवल 5.5% ब्रेन ज्यादा यूज किया था, और इतनी बड़ी चीज, वो इतने बड़े जो फैक्ट्स हैं वो हमें बता के चले गए। तो क्लियर कर लेना आज से कि हम हमारी पूरी लाइफ टाइम के अंदर, हमारी पूरी लाइफ टाइम के अंदर केवल और केवल हमारा पूरा जो 100% ब्रेन है, इसका केवल 4% भाग ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे आइंस्टीन थे, जो हमारे न्यूटन थे, बाद में रिसर्च के बारे में बाद में पता लगा कि उन्होंने अपने ब्रेन का 4.5% यूज में ले लिया था, यानी हमारे से केवल 0.5% ज्यादा। सोच के देखो आप इस बात को कि कितना अच्छा फैक्ट है कि ऐसा कैसे हुआ होगा। अब देखो, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कुछ रिसर्च के बाद में यह बताया कि यदि कोई ह्यूमन बीइंग्स अपने ब्रेन का, यदि कोई ह्यूमन बीइंग्स अपने ब्रेन का 20% भाग यूज कर लेता है, ध्यान से सुनना, यदि कोई ह्यूमन बीइंग्स अपने ब्रेन का ओनली 20% भाग यूज कर लेता है, तो ये दुनिया उसके लिए दुनिया नहीं रहेगी। आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि जो साइंटिस्ट है वो उपग्रह छोड़ सकते हैं, चांद तक पहुंच सकते हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच सकते हैं, केवल कितने % यूज करने में? 4% यूज करने में। और यदि इन्होंने 20% यूज कर लिया होता तो ये दुनिया नहीं रहती। मींस कोई भी थॉट हमारे माइंड में आता और वो एक्चुअल के अंदर हमें
मिलता। तो ऐसी सिचुएशन यदि आ जाती कि ह्यूमन अपने ब्रेन का 20% भाग भी काम में ले लेता, तो जितने भी सारे कंप्यूटर हैं उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, जितने भी सारे कंप्यूटर हैं उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ये फैक्ट्स है हमारे ब्रेन के, जो आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। जो फैक्ट्स आपको पता नहीं है वो पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, मैं इस बार यहां से मिटा रही हूं। नेक्स्ट क्या होगा देखो, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट क्या होगा, ये होगा कि यदि किसी व्यक्ति की, ध्यान से सुनना, यदि किसी व्यक्ति की नेचुरली डेथ हो गई, यानी कि किसी व्यक्ति के प्राकृतिक रूप से क्या होगी, मृत्यु हो गई। यदि किसी व्यक्ति की नेचुरली डेथ हो गई तो मृत्यु के बाद लगभग 7 मिनट तक ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है, ब्रेन एक्टिव रहता है। पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से सुन लेना, पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से सुन लेना। हाँ, धीरे पढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं। आप शेयर तो कर ही रहे हो ना। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति की नेचुरली डेथ हो गई, प्राकृतिक रूप से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उस व्यक्ति का जो ब्रेन है मृत्यु के बाद भी कितने टाइम तक एक्टिव रहता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 7 मिनट तक एक्टिव रहता है। अब आपने मेरे से एक सवाल नहीं पूछा, कि मैडम आप ये क्यों बोल रहे हो प्राकृतिक मृत्यु, आप ये वर्ड क्यों जोड़ रहे हो, प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ कौन क्यों जोड़ रहे हो, और कौन सी डेथ हो सकती है? भाई सिंपल सी बात है, हमारा माइंड है और जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेवलप होगा, विकसित होगा। हाँ मनीषा स्वामी जी, ये आपको मैं बताऊंगी अभी लास्ट में, मैं याद रख रही हूं आपकी बात को, ठीक है। तो देखो मैंने ये क्यों कहा कि किसी मनुष्य की प्राकृतिक मृत्यु के बाद, नेचुरल डेथ के बाद भी उसका जो ब्रेन है वो 7 मिनट तक एक्टिवेट रहता है। मैडम ऐसी कौन सी बात है जो आप ये बोल रहे हो? तो ध्यान से सुनो, बात ये है कि आपने एक नाम सुना है कोमा, कि कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं कि कोई व्यक्ति किसमें चला गया है, कोमा में चला गया। देखो ये जो कोमा वर्ड है ये कब होता है, ये कोमा में कोई व्यक्ति कब जाता है, जब हमारे ब्रेन का लगभग 70 से 80% भाग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि मान लो कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में क्या हो गया कि उसका ब्रेन इतना डिस्ट्रॉयड हो गया 70 से 80%, तो वो व्यक्ति किसमें चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, कोमा में। अब आप क्या कहोगे कि मैडम, अब एक बार ध्यान से सुन लो कि इस कोमा को हम अपनी भाषा में कोमा बोल सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है बायोलॉजिकल डेथ। क्या लिखा हुआ होगा, बायोलॉजिकल डेथ। और बायोलॉजिकल डेथ को आप क्या लिखेंगे, जैविक मृत्यु। आप क्या लिखेंगे, जैविक मृत्यु। अब शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैडम ने ये क्यों कहा है कि किसी व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु के बाद ही उसका ब्रेन 7 मिनट तक क्या रह सकता है, एक्टिव रह सकता है, एक्टिवेट रह सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी भी एक्सीडेंट से यदि कोमा में चला गया और उस कोमा को डॉक्टर की रिपोर्ट्स में क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल डेथ। यानी डॉक्टर ये मानते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति का ब्रेन काम कर रहा होता है तब तक ही वो जिंदा है, और यदि उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। यानी उसकी बॉडी में भी जान तो है, वो हमें लग रहा है कि लिविंग है, लेकिन वो ऑलरेडी बायोलॉजिकल डेथ को प्राप्त कर चुका है, उसकी क्या हो चुकी है, जैविक मृत्यु उसकी हो चुकी है। क्लियर है इतना? आप ये चीज को याद रखेंगे कि कोमा को हम हमारी भाषा में कोमा बोल सकते हो। किस कोई व्यक्ति कोमा में कब चला जाता है, जब उसकी 70 से 80% जो ब्रेन का पार्ट है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन डॉक्टर्स उसको क्या कहेंगे रिपोर्ट्स में कि ये जो पेशेंट था वो बायोलॉजिकली मर चुका है, उसकी बायोलॉजिकली क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो जब किसी व्यक्ति की बायोलॉजिकली डेथ हुई है तो ध्यान से देखो,
अगर किसी व्यक्ति की बायोलॉजिकल डेथ हुई तो ध्यान से देखो कि केवल उसका 70 से 80% ब्रेन ही नष्ट हुआ है, अभी भी उसका 20% ब्रेन बचा हुआ है। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि उसका ब्रेन उसकी मृत्यु के 7 मिनट बाद तक ही काम करेगा, फिर काम नहीं करेगा। नहीं भाई, कोई व्यक्ति यदि कोमा से बाहर आ गया तो आप ये कहोगे कि उसका ब्रेन केवल 7 मिनट तक ही काम कर रहा था, तो फिर वो अब जितने भी थिंकिंग रखता है, जितने भी थॉट्स रखता है, वो कैसे रखेगा भाई? क्लियर है ना इतना? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मैं रिवाइज कर रही हूं कि हमारा जो मस्तिष्क है, वो जो सुपर कंप्यूटर है, वो लगभग 25,000 से 30,000 इमेजेस क्या कर सकता है, स्टोर करता है। लेकिन हमारा जो ब्रेन है, ये एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो एक बार में लगभग 25 करोड़ इमेजेस को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। लेकिन दूसरी यदि हम बात करें कि पर डे, एक दिन के अंदर हमारे माइंड के अंदर लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं, और उन थॉट्स में कुछ नेगेटिव हो सकते हैं तो कुछ क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन आपको थॉट्स मोस्टली कैसे लेके आने हैं? पॉजिटिव ही लेके आने हैं। क्लियर है? उसके बाद में हमने बात की कि हमारा जो पूरे लाइफ टाइम के अंदर, पूरे जीवन काल के अंदर हम केवल 4% ब्रेन का भाग ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। 96% को हम क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ एक साइंटिस्ट बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। अब जैसे आइंस्टीन का और इनका देखा गया तो इन्होंने लगभग 4.5% ब्रेन को यूज किया था, और इतने अच्छे फैक्ट्स हमें देखे गए हैं। और साइंटिस्ट ने ये निकाल रखा है कि यदि हम 20% भी ब्रेन का पार्ट यूज कर लेंगे तो उस दिन ये दुनिया नहीं रहेगी। इस बात का, ये कंप्यूटर हमारे सामने कुछ नहीं लगेंगे। तो थोड़ा सा माइंड को क्या करना है, आपको एक्टिव करना है। क्लियर है? इतना क्लियर है? लिखना है तो आप जल्दी से लिख लो, लिखना है तो आप जल्दी से लिख लेंगे, ठीक है? अरे ब्रह्मोसी रुक जाओ मेरे भाई, करवाऊंगी मैं। करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। इस मस्तिष्क ब्रेन को ही रनिंग में रखेंगे हम। आज इस ब्रेन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि आखिर ये ब्रेन है क्या, कैसे काम कर रहा है ये ब्रेन, इसके बारे में ही आज हम क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद की यदि मैं बात करूं ब्रेन से रिलेटेड ही, मस्तिष्क से रिलेटेड ही, ब्रेन से रिलेटेड ही बात करूं, मस्तिष्क से रिलेटेड ही। देखो, इस मस्तिष्क से अगर मैं बात करूं तो हमारे ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ खनिज पाए जाते हैं। तो सवाल बन जाता है कि हमारे मस्तिष्क में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल कौन सा है, खनिज क्या है। दूसरा सवाल आपको देखने को मिल सकता है कि हमारे ब्रेन में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। हो सकता है सवाल पहली बार सुना होगा, लेकिन ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनो कि हमारा जो मस्तिष्क आज काम कर रहा है, तो इसे काम करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए, वही कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए। तो देखो, अगर आपसे पूछ लिया है कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए Na। और Na को आप क्या कहते हैं, सोडियम कहेंगे। Na को आप क्या कहेंगे, सोडियम कहेंगे। हमारे मस्तिष्क में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो खनिज है, मिनरल है, वो कौन सा होता है, सोडियम होता है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। और यदि मैं पानी की प्रतिशत मात्रा की बात करूं तो हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी के अंदर जितना पानी होता है उसका 75% जो वाटर है वो कहां पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। अब ये मत बोलना मैडम कैसी उल्टी बातें कर रहे हो, इतना वाटर हम हमारे मस्तिष्क में लेके घूम रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा ब्रेन में पाया जाने वाला खनिज तो कौन सा है, सोडियम है। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो वाटर है, पानी है, वो कितना होता है, 75% है। अब ध्यान से सुनो, आप बोलोगे कि मैडम ये 75% का कम क्या है हमारे ब्रेन में, तो आपको पता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो
एनी टाइम काम करता रहता है। अगर आप रात को सो भी गए तो सोने के बाद भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। आपको पता है ना, सोने के बाद भी हमारे माइंड में क्या आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं। यानी कि 24 घंटे हमारा ब्रेन क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, कभी रेस्ट फेज में नहीं जाता। तो होता क्या है कि इस ब्रेन को सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा की। और हम सबको पता है कि ये ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, भोजन के ऑक्सीकरण से। मैंने इस क्वेश्चन में पढ़ाया है, भोजन के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। एक बार फिर से देख लो, जो स्टूडेंट हो सकता है क्लास में नहीं होंगे। देखो, भोजन का ऑक्सीकरण का मतलब क्या है। हम क्या करते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, C6H12O6। हम क्या खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं। और ग्लूकोज के साथ जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन जुड़ के एक उत्पाद बनाती है जिसमें CO2 गैस निकलती है, साथ में H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, और इसके साथ में ATP के रूप में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कोशिकाओं को जो ऊर्जा मिल रही होती है, ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा कहां से मिल रही होती है, भोजन के ऑक्सीकरण से मिल रही होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। अब मैं ये बताऊंगी कि इस ब्रेन को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो यहां ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी क्या होगी, ज्यादा चलेगी। और यहां कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। इसी कारण हमारे ब्रेन के अंदर पूरी बॉडी में जितना वाटर होता है, उसका 75% जो वाटर है वो केवल किस में देखने को मिलता है, हमारे ब्रेन में देखने को मिलता है, हमारे मस्तिष्क में देखने को मिलता है। क्लियर है इतना। देखो, मैं आपके कमेंट्स है ना अभी थोड़ी देर बाद में देखूंगी, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आपको याद रखना है कि खनिज कौन सा पाया जाता है ब्रेन में, सोडियम। और वाटर की बात करें, पानी की बात करें, तो लगभग 75% क्या पाया जाता है, हमारे ब्रेन में वाटर पाया जाता है। क्योंकि ब्रेन सेल को एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और भोजन के ऑक्सीकरण से जो मॉलिक्यूल बन रहा होता है H2O, ये कहां उपस्थित होता है, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होता है। इसके बाद में देखो, आगे की यदि मैं बात करूं, आपसे सवाल बन जाए कि ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा वसा देखने को मिलती है। आपसे सवाल पूछा गया है ह्यूमन बॉडी का। अब मैं कमेंट देखूंगी, सवाल किया मैंने, ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है, मानव शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें सबसे ज्यादा फैट यानी सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से, और शेयर तो तुम करना ही मत। हाँ जी, रमेश स्वामी जी ब्रेन, पंकज नेगी जी ब्रेन, पंकज नेगी जी ब्रेन, ओम सिंह भाटी जी ब्रेन, लोकेश यादव जी ब्रेन, गौरव जी बोल रहे पेट, अरुण गौतम जी, राकेश स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, मत हो, अरे ब्रेन ही लिख दे। सभी स्टूडेंट आंसर देंगे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से आंसर दो। कुमार मनीष बोल रहे त्वचा, जी नहीं। हाँ, गुड आफ्टरनून हो गया है। कोई स्टमक बता रहा है, कोई ब्रेन बता रहा है, कोई 75% भी लिखे जा रहा है अभी तक, कोई चेस्ट बता रहा है। आज आपको वॉचिंग 300 पहुंचानी है, मैं पहले ही बोल रही हूं। अगर मैं कुछ अच्छी चीजें बता रही हूं तो लगभग 300 वॉचिंग जानी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, मुझे नहीं पता, मैं लास्ट में आपको ही बोलूंगी। तो चलो आंसर दे ही दिया। अगर हम यहां बात ब्रेन की कर रहे हैं तो बेसिक सी बात है कि मैं सवाल आपको ब्रेन से रिलेटेड ही पूछूंगी। तो यहां देखो कि हमारा जो मस्तिष्क है, ये ह्यूमन बॉडी का ऐसा एक ऑर्गन है जिसमें सबसे ज्यादा क्या उपस्थित होती है, फैट। सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। तो आपसे आंसर क्वेश्चन कर लिया जाए कि मानव शरीर के कौन से ऑर्गन के अंदर सबसे ज्यादा फैट वसा पाई जाती है, तो ब्रेन। क्यों पाई जाती है, अगर कारण पूछ लिया जाए क्यों पाई जाती है, तो आपको पता है कि ब्रेन को क्या चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी काम करने के लिए। और सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है लास्ट में, वो किसके, ब्रेन जब फैट
जब फैटी एसिड में टूटती है और उसके बाद जब फैट का डाइजेशन होता है, वसा का डाइजेशन होता है, तो इससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। वसा या लिपिड से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है लॉन्ग टाइम तक, इसीलिए हमारे ब्रेन के अंदर फैट क्या होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे देखो। ये ब्रेन से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको याद ही रखनी है, भूल मत जाना कभी भी। आगे देखो कि यदि हम हमारे ब्रेन के वेट की बात करें कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो वेट है वो वजन कितना होता है। तो कुछ एक लड़के अभी उछलने लग गए होंगे, हमारे अंदर ज्यादा, हमारे अंदर ज्यादा। तो ऐसी बात नहीं है, ध्यान से देखो, आज मैं डाउट क्लियर करने वाली हूं तुम्हारा। देखो, मस्तिष्क के वेट की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाइल्ड में, यानी कि बच्चों की बात। आपको पता ही है हम बच्चों की बात पहले करते हैं, एडल्ट की बाद में करते हैं। तो बच्चों के अंदर यदि ब्रेन के वेट की बात करें तो लगभग होता है 300 से 400 ग्राम। बच्चों का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उसका वेट आपसे पूछ लिया जाए तो आप कितना बताओगे? 300 से 400 ग्राम। यदि आपसे दूसरा सवाल बन जाए एडल्ट का, एडल्ट ह्यूमन का, एडल्ट ह्यूमन का, और एडल्ट ह्यूमन को आप क्या कह देंगे? वयस्क मनुष्य। किसका सवाल बन जाए? वयस्क मनुष्य में, ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन में ब्रेन का वेट कितना होता है। तो यदि केवल इतना सा सवाल पूछा जाए कि वयस्क मनुष्य के अंदर ब्रेन का वेट कितना है, तो आपको पता है कि आप सब आंसर कितना देते हैं? 1400 ग्राम। हम एवरेज मान के चलते हैं कि 1400 ग्राम हमारे ब्रेन का क्या होता है? वेट होता है। लेकिन यदि केवल मेल यानी पुरुष के बारे में पूछ लिया जाए तो पुरुषों में ब्रेन का वेट होता है 1450 ग्राम। कितना होता है? 1450 ग्राम। और यदि हम फीमेल की बात करें, फीमेल के ब्रेन की वेट की बात करें तो ये होता है 1350 ग्राम, यानी 100 ग्राम क्या होता है? कम होता है। अगर ह्यूमन के अंदर हम ब्रेन के वेट की बात करें तो मस्तिष्क का वेट बच्चों में 300 से कितना हो जाता है? 400 ग्राम। हाँ मैम, पुरुषों में ज्यादा होता है। रुको बेटा, तुम्हारा डाउट ही क्लियर करूंगी आज। एडल्ट ह्यूमन में, वयस्क मनुष्य में देखें तो कितना होता है? 1400 ग्राम। और मेल में यदि पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में कितना पाया जाएगा? 1450 ग्राम। याद रखेंगे कितना पाया जाता है? 1450 ग्राम। और फीमेल्स में कितना पाया जाता है? 1350 ग्राम। देखो, हमारा जो ब्रेन है ये हमारे वजन का, कुल वजन का सवाल बन जाता है। हमारा मस्तिष्क कुल वजन का 2% भाग बनाता है, 2% भाग बनाता है। सवाल बन सकता है आपके सामने कि जो ब्रेन है वो ह्यूमन बॉडी का कितना भाग बनाता है? ह्यूमन वेट का, ह्यूमन वेट का जो ब्रेन वाला भाग है वो कितना भाग बनाता है? जैसे रक्त कितना भाग बना रहा था? 7%। ठीक है, वैसे ही ये जो वेट मैंने लिखा है, जो ये ब्रेन है, ये हमारे कुल वजन का, जैसे किसी का 60 kg वेट है तो उसका 2% भाग कौन बना रहा होता है? हमारा मस्तिष्क बना रहा होता है। ठीक है, अब देखो आपका डाउट क्लियर करती हूं मैं। आपने क्या, कुछ एक स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि जब ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि मैडम पुरुषों के अंदर तो वेट 1450 ग्राम होता है और फीमेल्स में तो 1350 ग्राम होता है, इसका मतलब तो जो लड़कियां होती है वो तो ऐसे ही होती, बिल्कुल डल, कुछ आता जाता ही नहीं है। आता होगा ना ऐसा सवाल दिमाग में? आता है ना? सही सही बताना, आता है ना? ये देखो, नारी शक्ति में कम क्यों होता है दिमाग? क्लास 2 बजे से चल रही है भाई। अच्छा, फीमेल में दिमाग, सुरेंद्र सैनी जी बोल रहे हैं कम ही होता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अरे मैं यहां दिमाग कम होने की बात नहीं कर रही हूं। साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है ना, आप वर्डिंग पे भी जाया करो, आप वर्डिंग पे भी जाया करो। ध्यान से देखो, पुरुष के अंदर जो ब्रेन का मैं वजन बोल रही हूं, ब्रेन का वजन बोल रही हूं मैं, दिमाग नहीं बोल रही। मैंने क्या कहा कि पुरुषों में मस्तिष्क का वजन 1450 ग्राम होता है, मस्तिष्क नहीं होता, ब्रेन नहीं होता। वो जो कैचिंग कैपेसिटी है, वो जो आईक्यू पावर है, उसकी बात तो मैंने करी ही नहीं है। मैंने तो वेट की बात करी है। अब आप चाहे कितना ही वेट लेके घूम लो, लेकिन मैंने क्या कहा कि फीमेल में कितना होता है? 1350 ग्राम, 100 ग्राम कम होता है, वजन कम होता है, वजन। और कम क्यों होता है? क्योंकि
क्योंकि बेसिकली जो लेडीज है, जो फीमेल है, उनका वेट पुरुषों की तुलना में क्या रहता है, कम ही रहता है, इसीलिए ब्रेन कम नहीं होता, ब्रेन का वेट क्या होता है, कम होता है। आईक्यू पावर तो हो सकता है आपसे भी तगड़ा हो। आ रही बात समझ में? तो आज के बाद में कभी ऐसा नहीं बोलोगे, आज के बाद में कभी कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ हाँ, बस बस इतनी हवा बहुत है, हवा और मत लगाओ। बायोलॉजिकल इज द गेम ऑफ वर्ल्ड, राइट। देखो भाई, याद रख लेना कि ब्रेन का जो वेट है बच्चों में 300 से 400 ग्राम होता है, और एडल्ट ह्यूमन की बात करें, वयस्क मनुष्य में बात करें तो एवरेज पूछेगा आपको तो ऑप्शन में मिलेगा 1400 ग्राम। और यदि केवल पुरुषों में पूछ लिया जाए तो आप पुरुषों में क्या बताएंगे, पुरुषों में कितना बताएंगे, 1450 ग्राम। वजन की बात कर रही हूं मैं, फिर से बोल रही हूं, पुरुषों में जो वजन है ब्रेन का वो 1450 ग्राम होता है, और ऐसा ही फीमेल है, फीमेल के अंदर वेट कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। और ये जो वजन है ये कितना भाग बनाता है, हमारे मस्तिष्क का 2% भाग कौन बना रहा होता है, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। क्लियर है क्या, क्लियर है इतना? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। ब्रेन के वजन की बात हो चुकी है, ब्रेन के फैक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। देखो ये कुछ थी बेसिक सी चीजें। अब हम ब्रेन को थोड़ा सा अच्छे से और बात डिस्कस करते हैं ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। सबसे पहले तो आपसे सवाल बन जाए कि स्टडी ऑफ, सवाल क्या बन जाए, स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन, या फिर आपको यहां देखने को मिल सकता है नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम यानी कि ब्रेन का अध्ययन या जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है, ये क्या कहलाएगा? तो आपका आंसर क्या आता है, न्यूरोलॉजी। आप उसे क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। और जो इसका स्पेशलिस्ट होता है, जो विशेषज्ञ होता है, उसको क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट। आप उसको क्या बोलोगे, न्यूरोलॉजिस्ट के नाम से उसको जाना जाता है, उसको कहेंगे आप न्यूरोलॉजिस्ट। और स्टडी ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अध्ययन को क्या कहेंगे, या फिर नर्व सिस्टम के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। एक सवाल है आपसे, पहले एक सवाल करूंगी मैं, एक सवाल करूंगी पहले। देखो ब्रेन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पार्ट्स में डिवाइड कर करके, तो डेली आपको क्लास में आना है। क्लियर है? एक सवाल करूंगी आपसे कि ह्यूमन की, मनुष्य की वो कौन सी उम्र है जहां पे जाके उसका जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो 100% डेवलप हो जाता है, 100% विकसित हो जाता है। ये बोलते हैं कि अब समझदार हो गया भाई, अब बंदा समझदार हो गया। तो वो कौन सी एज है जिसमें उसका ब्रेन 100% क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है? जल्दी आंसर दो। 100% डेवलप हो जाता है, जल्दी आंसर दो। 18? करण जी, सीसी में देखा जाता है, ब्रेन का वेट वैसे नहीं मापा जा सकता। हाँ ओम सिंह भाटी जी, सही बात है, लेकिन आईक्यू पावर को हम खुद बढ़ा सकते हैं, 21, 25, कोई 18, कोई 32। अच्छा, अपनी अपनी लिख रहे हो क्या? मैं देख लेती हूँ कौन कितना बड़ा है। अपनी अपनी एज लिख रहे हो क्या सभी? अरे शादी, ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं कि शादी के बाद। चलो देख लो, हो गया। अपनी अपनी, एक में तो 5 साल भी लिखी है, अभी तो 5 साल गए। देख लो, कोई 100 भी लिख रहा है। हमारा जो ब्रेन है ये 25 साल के बाद में, 25 ईयर के अंदर पूरा का पूरा वेल डेवलप हो जाता है, 100% डेवलप हो जाता है। अब आपने कुछ चीजें नोट करी होगी कि हमारे इंडिया के जितने भी IAS ऑफिसर है, जितने भी IPS ऑफिसर है, जितने भी RAS ऑफिसर है, वो लगभग उनकी एज होती है 25 से 28 तक।
लगभग जितने भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हम देखते हैं उनकी एज लगभग यही होती है और उनका 100% वेट है वो 25 ईयर में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, याद रख लेना। फिर आपसे पूछा जाए कि स्टडी ऑफ ब्रेन को आप क्या कहेंगे या फिर नर्वस सिस्टम के अध्ययन को आप क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजी, और इसका जो स्पेशलिस्ट है उसको आप क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे। इसके बाद में देखो यहां से सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, ध्यान से देखना कि हमारा जो ब्रेन है इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे मैडम यहाँ पाया जाता है, हमारा मस्तिष्क यहाँ पाया जाता है, लेकिन यहाँ भी कहाँ पाया जाता है, कहाँ लोकेशन होती है, कहाँ कहाँ ये उपस्थित होता है। तो ध्यान से देखो कि इस तरीके से मैं बना रही हूं, हमारे ब्रेन की लोकेशन समझाऊंगी, कभी नहीं भूलोगे। देखो ये जो बाहर वाला भाग आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोला जाता है, क्रेनियम। कल हमने स्केलेटन सिस्टम में बात भी की थी। क्रेनियम या फिर क्रेनियम को आप क्या बोल सकते हैं, स्कल, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, खोपड़ी भी इसको कहा जा सकता है। जो सबसे बाहर वाला भाग है, जो सबसे बाहर वाला भाग है हमारा, जो ये वाला भाग है, इसको क्या कहा जाता है, क्रेनियम, या फिर इसको क्या कहा जा सकता है, स्कल या फिर खोपड़ी। अब आप कहोगे कि मैडम ये क्यों पढ़ा रहे हो आप मेरे को, इसीलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि ब्रेन की लोकेशन यही होती है। अब देखो हमारा जो क्रेनियम है, हमारा जो क्रेनियम है ये वाला भाग है, यदि मैं इससे आपको बोन पूछना चाहूं कि इसमें कितनी बोन्स होती है, तो जिसने मेरा स्केलेटन सिस्टम वाली क्लास देखी है वो जल्दी से आंसर दे देंगे। कितनी होती है, 8। हमारा जो स्कल है, हमारी जो खोपड़ी है, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है, 8 हड्डियां पाई जाती है। और इन हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होता है, जिस जॉइंट से ये हड्डियां जुड़ी होती है वो जॉइंट होता है फाइबर जॉइंट। बहुत बार सवाल बना हुआ है कि हमारी स्कल, हमारी खोपड़ी की हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले जॉइंट का नाम बताओ, तो आपका आंसर क्या आता है, फाइबर जॉइंट। हम किस नाम से जानते हैं, फाइबर जॉइंट के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखो ये जो फाइबर जॉइंट है, ये जो फाइबर जॉइंट है, ये मानव शरीर में सबसे मजबूत जॉइंट होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत जॉइंट आपसे पूछा जाए, सवाल बन ही सकता है कि ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा जॉइंट है जो सबसे मजबूत होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जो इजी वे में नहीं टूट सकता। वो जॉइंट कौन सा होता है, फाइबर जॉइंट। कौन सा होता है, फाइबर जॉइंट। और ये जॉइंट किसकी बोन्स में पाया जाता है, हमारा जो क्रेनियल वाला भाग है, हमारी जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी की जो 8 हड्डियां हैं, इस खोपड़ी की जो 8 हड्डियां हैं, ये हड्डियां आपस में कौन सा जॉइंट बनाती है, फाइबर जॉइंट बनाती है। और ये फाइबर जॉइंट मानव शरीर का सबसे मजबूत जॉइंट होता है, जो आसानी से नहीं टूट सकता। अब देखो आगे, देखो इसके बाद में आगे बात क्या करेंगे कि यदि कई बार जैसे एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ, क्रेनियम टूट गया, एक्सीडेंट की वजह से यदि ये क्रेनियम टूट जाता है, सवाल बन जाता है कि यदि एक्सीडेंट में क्रेनियम टूट जाता है तो टूटने से कितना ब्लड बाहर निकल सकता है। आपने देखा होगा कि जब बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट होते हैं तो जो पेशेंट होता है उसका ये कहा जाता है कि उसका जो सिर का ब्लड है वो नहीं निकलना चाहिए, और यदि वो निकल गया तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारी मस्तिष्क कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो लगभग देखो कि यदि हमारा क्रेनियम टूट गया, यदि हमारी खोपड़ी टूट गई, तो इस क्रेनियम में लगभग 1.5 से 2 लीटर ब्लड पाया जाता है। मतलब हमारे अंदर ब्लड है कितना, 4 से 5, फीमेल में तो फिर भी 3 से 4 ही होता है। हमारे अंदर ब्लड कितना होता है, 4 से 5 लीटर हम मान के चलते हैं मेल के अंदर, पुरुषों में, और फीमेल में हम कितना बताते हैं, 3 से 4 लीटर बताते हैं। इस ब्लड में से 1.5 से 2 लीटर ब्लड तो केवल किसके पास पाया जाता है, हमारे ब्रेन के पास पाया जाता है। हमारा मस्तिष्क का जो क्रेनियम वाला भाग है, जो स्कल वाला भाग है, इसी के अंदर इतना ब्लड पाया जाता है। और जब ये क्रेनियम किसी एक्सीडेंट की वजह से टूट जाता है तो यदि इतना ब्लड बाहर निकलेगा तो सपोज करके देखो कि उस व्यक्ति की हालत क्या हो सकती है। अगर डेथ नहीं होगी तो होगा क्या, कोमा में चला जाएगा। अगर डेथ नहीं होगी तो होगा क्या, कोमा में चला जाएगा। तो आपको याद रखना है कि क्रेनियम वाले बोन्स भाग में कितनी बोन्स पाई जाती है, 8 हड्डियां पाई जाती है। और ये जो जॉइंट बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर जॉइंट, जो मानव शरीर का सबसे मजबूत जॉइंट होता है, अचानक से टूट नहीं सकता। और यदि ये टूट गए तो लगभग एक व्यक्ति का 1.5 से 2 लीटर ब्लड बाहर निकल सकता है। क्लियर है इतना।
हाँ, ब्रेन पे लग गई तो पहले ही मर जाएगा ना। इसके बाद में देखो, ये तो बात हो गई इस क्रेनियम की। अब होता क्या है कि इस क्रेनियम में अंदर की तरफ ऐसे कुछ मेम्ब्रेन होती है जो 3 परतों के रूप में पाई जाती है। मैं ऐसे बना रही हूं, आप समझ जाना, थोड़ा सा रफ डायग्राम है, थोड़ा सा रफ डायग्राम है। ये फर्स्ट झिल्ली हो गई और ये हो गई दूसरी झिल्ली, ये हो गई दूसरी झिल्ली, और इसके अंदर एक और झिल्ली पाई जाती है जिसको अपन थर्ड मेम्ब्रेन या फिर इनर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, आंतरिक झिल्ली। यानी इस क्रेनियम के अंदर भी ब्रेन के बाहर 3 परतों के रूप में एक झिल्ली प्रेजेंट होती है। 3 परतों के रूप में कितनी झिल्ली प्रेजेंट होती है? एक झिल्ली प्रेजेंट होती है। तो ध्यान से देखो, मैं इसको एक बार मिटा रही हूं। 3 परतों के रूप में एक झिल्ली जो प्रेजेंट है हमारे मस्तिष्क के बाहर, पहले क्रेनियम और क्रेनियम के बाद में ये जो झिल्ली आपको दिख रही है, इसकी कितनी परतें हैं? 3, और इसको कहा जाता है मेनिंजेज। मेनिंजेज बहुत बार सवाल बन जाता है, मस्तिष्क के बाहर पाई जाने वाली त्रिस्तरीय झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? मेनिंजेज कहा जाता है। और ये मेनिंजेज कितनी लेयर में पाई जाती है? 3 लेयर्स में पाई जाती है तो झिल्ली एक ही, लेकिन इसकी कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। अब देखो, आपने एक रोग का नाम सुना होगा, मेनिंजाइटिस। सुना है क्या? मेनिंजाइटिस एक रोग आपने सुना होगा, दिमागी बुखार भी इसको कहा जा सकता है, मेनिंजाइटिस या फिर दिमागी बुखार। ये कब होता है कि जब हमारे ब्रेन में या तो किसी बैक्टीरिया का या किसी वायरस का, यानी कि यदि हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में जीवाणु या फिर किसी विषाणु का इंफेक्शन हो जाता है, इस लेयर में यदि इंफेक्शन हो जाता है तो जो रोग होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो राजा राम मोहन राय थे ना, सती प्रथा के खिलाफ लड़े थे, पढ़ते हो हिस्ट्री तो? राजा राम मोहन राय जो सती प्रथा के खिलाफ लड़े थे और बहुत अच्छे जो सोशल इश्यूज हैं उनको खत्म किया था उन्होंने, तो उनकी जो डेथ हुई थी, उनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वो इसी रोग से हुई थी, मेनिंजाइटिस से हुई थी। दिमागी बुखार, बैक्टीरियल या फिर वायरल क्या हो गया था? इन्फेक्शन हो गया था, और इस वजह से उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। आप सबने पढ़ा है इस चीज को। आगे देखो, आपसे सवाल क्या बनेगा कि मेनिंजेज की वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है, उन 3 लेयर का आप नाम बताओ। सवाल यही बनेगा कि मस्तिष्क की जो आंतरिक झिल्ली है जिसे आप मेनिंजेज बोल रहे हैं, तो मैं देखो इस तरीके से आपके सामने 3 लेयर बनाऊंगी। मैंने आपके सामने कितनी लेयर बनाई? 3। देखो, ये हो गई आउटर, ये हो गई मिड, और ये कौन सी हो गई? इनर। बाह्य झिल्ली, मध्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। इतना समझ जाओगे? बाह्य झिल्ली, मध्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। इसमें जो सबसे बाहर वाली झिल्ली है, इसको हम बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं ड्यूरामेटर। किस नाम से जानते हैं? ड्यूरामेटर। हम बायोलॉजी की भाषा में मस्तिष्क की बाह्य झिल्ली को ड्यूरामेटर के नाम से जानते हैं। और जो मध्य झिल्ली है, इसको कहा जाता है अरेक्नोइड। क्या कहा जाता है? अरेक्नोइड के नाम से इसको जाना जाता है। मैं ए से डिनोट कर रही हूं। और जो सबके अंदर की तरफ होती है, इसको कहा जाता है पायामेटर। क्या कहा जाता है? पायामेटर। और हम इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। अब देखो कि यहां से सवाल कैसे बनेगा, या तो आपको सीधा नाम पूछ सकता है, या फिर मैं आपको बताती हूं कि फिलहाल के अंदर जो एग्जामिनर है वो यहां से सवाल कैसे करेगा। ध्यान से सुनना, मस्तिष्क की झिल्लियों का बाहर से अंदर की तरफ क्रम बताओ। सवाल क्या बनेगा? मस्तिष्क की झिल्लियों का बाहर से अंदर की तरफ क्रम बताओ। या फिर सवाल क्या बन सकता है? अंदर से बाहर की तरफ बताओ। तो आपको क्या बताना होता है? बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे बाहर कौन सी होगी? ड्यूरामीटर। फिर कौन सी होगी? अरेक्नोइड। और फिर कौन सी होगी? पायामीटर। फिर कौन सी होगी? पायामीटर। और यदि अंदर से बाहर की तरफ पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? सबके अंदर कौन सी होती है? पायामीटर। बीच में कौन सी होती है? अरेक्नोइड। और फिर कौन सी आ जाती है सबसे बाहर की तरफ? ड्यूरामीटर। यानी कि ये क्या हो गया? डेप्थ। और ये क्या हो गया? पैड। बाहर से अंदर की तरफ पूछेगा तो आप याद रख लेंगे डेप्थ। डायामीटर हो गया, अरेक्नोइड हो गया, ड्यूरामीटर हो गया, अरेक्नोइड हो गया, पायामीटर हो गया। और अगर अंदर से बाहर की तरफ पूछेगा तो आप क्या बोल देंगे? पैड के नाम से बोल देंगे। ये पायामीटर, ये अरेक्नोइड और ये कौन सा हो गया? ड्यूरामीटर।
मैटर हो गया। अब मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये बनेगा कि इन तीनों परतों में से ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें हमारी नर्व सेल या फिर ब्लड वेसल्स, हमारी नर्व सेल या ब्लड वेसल्स, सवाल पूछ रही हूं कि इन तीनों में से मस्तिष्क की ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स या फिर हमारी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, हमारी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। सवाल आया हुआ है इसलिए मैंने आपसे सवाल किया है कि इन तीनों से ड्यूरा मैटर हो गई, अरेक्नोइड हो गई, पाया मैटर हो गई, इन तीनों में से ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स या फिर तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है? जल्दी से बताओ कौन सी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स या तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है? रोहित जी बोल रहे हैं डी, ड्यूरा मैटर। अच्छा, ओम सिंह भाटी जी बता रहे पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड, 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 पाया मैटर। अब मुझे पता है कि आप क्लास शेयर करने वाले तो नहीं हो, मैं बोल बोल के थक चुकी हूं आज। मैंने 300 के लिए बोला था, 300 तक के लिए बोला था, और कुछ नई चीजें भी आपको बताई है, शेयर तो कर दो यार। चलो ठीक है, कईयों ने सही आंसर दिया, जैसे पंकज नेगी जी सही बोल रहे हैं, पीएच यादव जी सही बोल रहे हैं, सीमा सैनी सही बता रहे हैं, विनीत जी सही बता रहे हैं, विक्रम जी थैंक यू। औरों को भी तो करना है ना, आप ही अकेले कितना कर लोगे? 300 पहुंचाना है और कितना करोगे? देखो ध्यान से, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पाया मैटर, यानी पाया मैटर जो मस्तिष्क की लेयर है, इसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स और हमारी जो नर्व सेल है ये दोनों देखने को मिल सकती है। सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार सवाल बना हुआ है कि हमारे मस्तिष्क की ऐसी कौन सी लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स या फिर तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए पाया मैटर, सबसे थर्ड अंदर वाली, सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसके अंदर क्या पाया जाता है? पाया मैटर में ब्लड वेसल्स और तंत्रिका कोशिकाएं देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। और फिर अंदर की तरफ यहां पे क्या उपस्थित होता है? हमारा ब्रेन, यानी ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए पहले उसके बाहर की तरफ 3 लेयर पाई जाती है, फिर उसके बाहर की तरफ क्रेनियम पाया जाता है, जिसे आप स्कल या फिर क्या कह सकते हैं, खोपड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, इसके आगे की बात करते हैं अपन। तो आगे की बात में क्या आएगा कि हमने देख लिया कि ब्रेन कैसे सुरक्षित रहता है, कहां पाया जाता है, ब्रेन का वेट कितना होता है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि हमारा जो ब्रेन है ये कौन बना रही है? नर्व सेल बना रही है। कौन बना रही है? नर्व सेल। और मैंने क्या कहा कि हम हमारी लाइफ टाइम में केवल 4% हमारा मस्तिष्क की क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो आपसे सवाल बन सकता है कि मानव शरीर में नर्व सेल की संख्या कितनी होती है? बन सकता है सवाल। अगर सवाल आपसे बने कि सबसे ज्यादा, आपसे सवाल बने कि सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में कौन सी सेल्स पाई जाती है, कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो आंसर क्या आएगा? नर्व सेल। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिका, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिका। अगर पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी सेल प्रेजेंट होती, तो आप कहेंगे नर्व सेल। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? संख्या का आपका आंसर क्या होगा? कितनी संख्या होगी? आपको बोलना है 100 बिलियन। मैं मिलियन नहीं बोल रही हूं, 100 बिलियन। कितनी होती है? 100 बिलियन। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि 100 बिलियन नर्व सेल सारी एक साथ काम करेगी तो क्या हो जाएगा? यदि ये 100 बिलियन अगर सारी की सारी नर्व सेल काम करने लग गई तो हमारा ब्रेन क्या बन जाएगा? आप सोच के देखो, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इन 100 बिलियन नर्व कोशिकाओं में से केवल 10 बिलियन नर्व कोशिकाएं ही सक्रिय रहती है। केवल 10 बिलियन नर्व कोशिकाएं ही कैसी रहती है? सक्रिय रहती है और क्या करती है? काम करती है।
क्या बताना है आपको कि नर्व सेल की यदि संख्या, पहले ये पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल कौन सी होती है, तो आप कहेंगे नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। और उसके बाद में यदि संख्या पूछ ली जाए तो आप कितनी कहेंगे, नर्व सेल की संख्या 100 बिलियन होती है, लेकिन उसमें से जो सक्रिय होती है वो कितनी होती है, 10 बिलियन। उसमें से कुछ जैसे 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 बुढ़ापा आता जाएगा, एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नष्ट होती जाएगी और हमारी याददाश्त भी क्या होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। राजेंद्र कुमार जी क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है इतना। चलो आगे, संख्या पूछेगा तो आप ये बताएंगे लगभग 100 बिलियन, और उसमें से हम 10 बिलियन नर्व सेल को क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, सक्रिय होती है। इसके बाद में अब हम यहां पे केवल बात करेंगे नर्व सेल की। किसकी बात करेंगे, नर्व सेल, केवल और केवल किसकी बात करेंगे, तंत्रिका कोशिका की। किसकी बात करेंगे, तंत्रिका कोशिका की। तो तंत्रिका कोशिका से यदि मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूं तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि नर्व सेल इज द, या फिर मैं लिख सकती हूं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन या फिर ऑफ नर्व सिस्टम। हमारा जो नर्व सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, इसके यदि संरचनात्मक, स्ट्रक्चर का मीन्स आप क्या बोलेंगे, संरचनात्मक, जो संरचना बनाती है, और फंक्शनल को आप क्या बोलेंगे, क्रियात्मक। जो हमारा नर्व सिस्टम है यदि उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करें तो वो क्या होती है, हमारी नर्व सेल होती है। कौन सी सेल होती है, नर्व सेल होती है। इसके बाद में यदि दूसरी फैक्ट पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की लंबी और बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए तंत्रिका कोशिका, या फिर आप क्या कहेंगे, नर्व सेल। ये 2 पॉइंट्स तो क्लियर होंगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स क्लियर है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आप किसे कहेंगे, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका को कहेंगे। और उसके बाद लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका भी पूछ ली जाए तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल। इसके बाद में देखो ये जो नर्व सेल है इसमें रीजनरेशन की क्षमता सबसे कम होती है। रीजनरेशन की क्षमता सबसे कम होती है, यानी कि मानव शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जो रीजनरेट नहीं हो सकती, यानी दोबारा नहीं बन सकती। रीजनरेट का मीन्स क्या है, दोबारा नहीं बन सकती। तो सवाल बन जाए कि मानव शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जो रीजनरेट नहीं हो सकती, या फिर रीजनरेशन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है, तो आंसर क्या आता है, ब्रेन या फिर मस्तिष्क की जो नर्व सेल है, ये नर्व सेल देखो कभी भी रीजनरेट नहीं हो सकती, दोबारा नहीं बन सकती। यदि एक बार हमारा ब्रेन डैमेज, ये सुना है क्या कि 70% ब्रेन डैमेज हो गया और 1 महीने बाद वापस बन गया, सुना है ऐसा? बिल्कुल नहीं सुना ना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि हमारा ब्रेन दोबारा बन ही नहीं सकता। भाई आज तक आपने एक चीज सुनी है क्या? मैं एक बात डिस्कस करती हूँ आपसे। मानव शरीर का ब्रेन, मस्तिष्क ओनली एक ऐसा ऑर्गन है जिसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब समझ रहे हैं? ट्रांसप्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण, मतलब मेरा ब्रेन निकाल के किसी दूसरे लड़की के स्कल में डाल दो और उसका ब्रेन मेरे अंदर डाल दो। आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है, और अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो आप सोच के देखो, मेरी थिंकिंग कुछ अलग है, मेरी थॉट्स कुछ अलग है, मेरी फीलिंग्स कुछ अलग है, किसी दूसरी लड़की की थॉट्स अलग है, IQ पावर अलग है। तो अगर मेरा ब्रेन उसके अंदर जाएगा तो मेरी सारी थॉट्स, मेरी सारी फीलिंग्स तो उसके अंदर चली गई, तो फिर वो ह्यूमन थोड़ी रहा। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि मेरा जो ब्रेन है वो निकाल के दूसरे की बॉडी में प्रत्यारोपण कर दिया, इम्प्लांट कर दिया। मान लो कि जैसे सपोज दैट कि कोई लड़की है, वो IAS बन गई,
वो आईएएस क्यों बनी? क्योंकि उसके पास जो कंटेंट होना चाहिए वो सारा उसके ब्रेन में था। अब होगा क्या, यदि किसी दूसरी लड़की को आईएएस बनना है तो उसका ब्रेन ट्रांसप्लांट कर दो, उसका तो काम हो ही गया, तो एक बिजनेस वाला सा काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओम सिंह भाटी जी बोल रहे हैं मस्तिष्क में कैंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मस्तिष्क में कैंसर नहीं हो सकता, मस्तिष्क में ट्यूमर हो सकता है, उसकी बात अभी हम करेंगे। ये पंकज नेगी जी बोल रहे हैं मैम फीलिंग्स तो हार्ट में होती है। अरे नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। फीलिंग्स हार्ट में कब से होने लग गई यार? हार्ट का तो काम ही इतना होता है ब्लड को एक बार एक तरफ से लेना और दूसरी तरफ क्या कर देना, पंप कर देना। अरे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है ना, तो ऐसा थोड़ी हुआ कि हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया तो जो व्यक्ति मर गया, मान लो मरने से पहले ही उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया कि अब इसकी डेथ होनी है, तो होगा क्या कि यदि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया तो उसकी सारी की जो याद फीलिंग्स है वो दूसरे व्यक्ति में चली गई। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता। हमारी जो फीलिंग्स है वो सारी कहाँ आती है? हमारे ब्रेन में। और जो मैंने पढ़ाया भी है, आपका हाइपोथैलेमस वाला भाग है ना, वो इमोशंस लेके आता है, वो फीलिंग्स लेके आता है। उसकी बात हम अभी आगे करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? मैम कोई मानव पागल कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? प्रदीप राज जी रुक जाओ, भाई बता दूंगी मैं। अंकित जी मैं बताऊंगी अभी आपको, क्लियर कंफर्म करके बताती हूँ। अरे नहीं नहीं, हार्ट की वजह से फीलिंग्स नहीं होती। सभी गलतफहमी में जीते हैं, सभी गलतफहमी में जीते हैं। यहां तक कि जिगर भी किसको बोलते हैं? हार्ट को, मेरे जिगर का टुकड़ा। और वो किसको बताते हैं? हृदय को बताते हैं। अबे बेवकूफ, जिगर लीवर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबसे ज्यादा रीजनरेशन कर सकती है। तो अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी गलतफहमी में जी रहे हैं। अब देखो यहां से रीजनरेशन की क्षमता नर्व सेल में सबसे कम होती है। क्यों होती है? इसका कारण देखो क्यों होती है। क्योंकि कभी भी तंत्रिका कोशिका सेल डिवीजन नहीं कर सकती। कोशिकाएं कैसी बनती है? जब कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिका विभाजन। जब कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिका विभाजन। और यदि कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं चल रहा, सेल डिवीजन नहीं चल रहा, तो वो कोशिका कभी डिवाइड नहीं हो सकती। तो यही आपको याद रखना है कि तंत्रिका कोशिका दोबारा बहुत कम बनती है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका कभी विभाजन नहीं कर सकती। अब आपका सवाल यहां यह भी बनना चाहिए कि मैडम क्यों नहीं कर सकती? तंत्रिका कोशिका विभाजन क्यों नहीं कर सकती? तंत्रिका कोशिका विभाजन क्यों नहीं कर सकती? आप कैसे बोल सकते हो कि तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं कर सकती? तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर हमारी तंत्रिका कोशिका में तारककाय, और तारककाय को आप क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तारककाय को आप क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। यानी कि नर्व सेल के अंदर जो तंत्रिका कोशिका है, इसमें तारककाय या सेंट्रोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। और ये सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के लिए चाहिए। यदि ये कोशिका किसी कोशिका में उपस्थित है तो कोशिका क्या कर सकती है? विभाजन कर सकती है। लेकिन यदि ये उस कोशिका में नहीं है तो वो कोशिका कभी विभाजन नहीं कर सकती। तो नर्व सेल कभी विभाजन नहीं करती, इसका कारण आपसे पूछ लिया जाए तो आप कारण क्या बताएंगे? इसका कारण है कि इसमें सेंट्रोसोम या फिर तारककाय क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अब देखो टाइम होता जा रहा है। एक बार मैं एक बात और बता देती हूं आपको, आगे की बात तो फिर कल ही कर पाएंगे। आगे ये होता है कि अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि मैडम क्या ब्रेन कैंसर हो सकता है? मैडम क्या ब्रेन कैंसर हो सकता है? अभी सवाल पूछा है कि क्या ब्रेन कैंसर हो सकता है। तो देखो हमने स्किन कैंसर सुना है, लीवर कैंसर सुना है, यूट्रस कैंसर सुना है, ब्लड कैंसर सुना है, लेकिन ब्रेन कैंसर बहुत कम सुनते हैं। हम बोल देते हैं कि ब्रेन कैंसर है, लेकिन वो ब्रेन कैंसर नहीं होता। ब्रेन कैंसर नहीं होता, उसमें ब्रेन ट्यूमर बनता है, उसमें ब्रेन ट्यूमर बनता है। और ट्यूमर को आप क्या बोल सकते हैं? गांठ बोल सकते हैं। और एक चीज क्लियर कर लेना कि ये जो ब्रेन ट्यूमर होता है, ये इस ब्रेन कैंसर की फर्स्ट स्टेज होती है। कोई कैंसर तब बनता है जब उसकी पहली स्टेज कौन सी होती है? ट्यूमर। ट्यूमर से आगे
सेकंड स्टेज आएगी, फिर थर्ड स्टेज आएगी, और उसकी उस तीसरी स्टेज को आप क्या कहेंगे? कैंसर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कैंसर। लेकिन कभी भी ब्रेन में कैंसर नहीं होता, ब्रेन में ट्यूमर होता है। अब आप कहोगे कि मैडम क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि तंत्रिका कोशिका तो विभाजन ही नहीं करती, और विभाजन नहीं करेगी तो कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी। और आपको पता है कि कैंसर कब होता है? कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से। फिर सवाल यह भी बन जाता है कि फिर ब्रेन ट्यूमर कैसे बना? ब्रेन ट्यूमर कैसे बना? तो ध्यान से सुनो कि हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक को तो आपको बोलते हैं नर्व सेल, एक को तो आपने क्या बोला? नर्व सेल, और एक को आप बोलते हैं न्यूरॉन ग्ली सेल्स। ठीक है, ये जो न्यूरॉन ग्ली सेल्स है ये क्या कर सकती है? ये लगभग 90% पाई जाती है और ये लगभग 10% पाई जाती है। तो ये क्या कर सकती है? विभाजन कर सकती है, क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो ये कोशिकाएं जब विभाजन कर जाती है तो ब्रेन ट्यूमर बना लेती है, और ब्रेन ट्यूमर ही यदि बन गया तो उस व्यक्ति की वही डेथ हो जाती है, उसको ब्रेन कैंसर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए कभी ब्रेन का कैंसर नहीं हो सकता, ब्रेन में क्या हो सकता है? ट्यूमर हो सकता है। और इसके बाद हम कल की क्लास में करेंगे, जो बची है उसकी बात हम कल की क्लास में करेंगे।